नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तूफान निसर्ग ने रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। गुजरात में 47 गांव खाली करवाए गए हैं। वहीं मुंबई और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई है। मुंबई में धारा 144 लागू की गई है। जिस तरीके से आपको बता दें कि कोरोना वायरस एक तरफ से कोहराम ढा रहा है, वहीं अब निसर्ग की दस्तक लोगों के लिए और प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। आपको बता दें कि एक तरफ पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और वहीं दूसरी तरफ प्रकृति का प्रकोप लगातार जारी है। बंगाल और उड़ीसा में अम्फान के कहर के बाद अब पश्चिम तटीय इलाकों में चक्रवाती निसर्ग दस्तक देने जा रहा है। आपको बता दें, एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र में पालघर समेत कई जिलों में एनडीआरएफ की तैनाती की है। हालांकि चक्रवात अम्फान के मुकाबले में थोड़ा कम बताया जा रहा है, कमजोर बताया जा रहा है। अरब सागर में चल रही तेज हवाएं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको बता दें कि उत्तर की ओर चल रही हैं और वहीं मुंबई से 550 किलोमीटर के करीब अभी दूर है। वहीं चक्रवात निसर्ग से महाराष्ट्र के रायगढ़ में हरिहरेश्वर और दमन में आपको बता दें कि भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। आशंका यहां पर बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि लगातार एक तरफ जहां कोरोना वायरस का कहर बरप रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति का प्रकोप लगातार जारी है। तूफान निसर्ग ने रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। वहीं गुजरात में 47 गांव खाली करवाए गए हैं। मुंबई और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं और इसी के साथ ही मुंबई में धारा 144 भी लागू की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 11 सालों के बाद मुंबई शहर एक बार फिर से चक्रवाती तूफान की टक्कर झेलने को तैयार है। 11 साल पहले पश्चिम तट से फयान चक्रवाती तूफान टकराया था। इस चक्रवाती तूफान ने अलीबाग के पास महाराष्ट्र तट को पार किया था। वहीं इसकी वजह से रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग थाना और पालघर के तटीय जिलों में काफी नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि ये वही जिला है जिसमें इस बार भी निसर्ग को देखते हुए कड़ी निगरानी और सावधानी बरती जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने निसर्ग को लेकर चेतावनी दी है। ये फयान चक्रवर्ती जो तूफान था उसकी तरह अलीबाग से टकरा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तूफान निसर्ग ने रफ्तार पकड़ ली है। आपको बता दें कि मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, तूफान निसर्ग ने रफ्तार पकड़ ली है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह जा रहा था बार बार की समुद्र के किनारे जो तटीय इलाके हैं उनको करवा गया, बिल्कुल। अगर यूं कहें और जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी उससे भी ज्यादा जो है उम्मीद के साथ तेज हवाएं और बारिश लगातार इस शाम से चल रही है। और नजारा ऐसा है कि एनडीआरएफ की टीम और महाराष्ट्र सरकार की जो बचाव दल है वो लगातार लोगों के में जागरूकता फैलाने में लगा हुआ कि लोग समुद्र के किनारे में जाए। एहतियातन 40 से 45 हजार लोगों को जो तटीय इलाकों दूर कर दिया गया, उनको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। मछुआरों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की जो एनडीआरएफ टीम है या महानगर पालिका, वो लगातार लोगों को बीच में जा रही है और समुद्र के किनारे जिन जिन लोगों को लगाया गया वो लगातार अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। वही बता दें कि लगातार महाराष्ट्र के इलाके में अगर बात करें पालघर और रायगढ़, फिलहाल जो तेज हवाएं चल रही है वो रायगढ़ इलाके में काफी तेज हवाएं चल रही है। अगर भारी नुकसान की बात करें तो रायगढ़ इलाके में जो नुकसान हो रहा है और तेज हवाएं चल रही है। एक तस्वीर भी अभी मेरे पास आई जिसमें देख के साफ अंदाजा लगा था कि जो घर के छप्पर वो उड़ गए हैं
इससे अंदाजा लगा रहा है कि अगर शायद इतना भयावह है तो हकीकत में अगर ये निसर्ग तूफान आएगा तो स्थिति क्या होगी, ये बड़ी भयावह होगी। सत्य प्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगी कि कितना नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए अभी मैं सरकार इस पे पूरे मामले की कुछ बोलने के लिए तैयार है, तो एनडीआरएफ बोलने नहीं, डीएमसी कोई भी बोलने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह का नजारा है, जिस तरह से बताया जा रहा था, जो अंदाजा था, अंदाजा से ज्यादा नुकसान होने की बात कही जा रही है, क्योंकि तटीय इलाके जितने हैं उनको तो प्रभावित करेगा। अगर और स्थिति भयावह हुई तो मुंबई के जो और नजदीक के समुद्र के किनारे के इलाके हैं वो भी भारी क्षति का नुकसान को सहना पड़ेगा। सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ बने रहिए। गुजरात से हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, शैलेश वगैरह। आपसे जानना चाहेंगे शैलेश, अगर अम्फान तूफान की बात करें और दूसरी ओर निसर्ग को देखते हुए दोनों को में अगर कंपैरिजन करें तो क्या बड़ी बातें सामने आती है, क्या अंतर है दोनों में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गुजरात में निसर्ग चक्रवात का जो आ रहा है, जो 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से टकराने का अनुमान लगाया गया है, जिसके चलते अरब सागर में कम दबाव होने के कारण वो तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना जताई जा रहा है। शैलेश वगैरह आपसे जानना चाहेंगे तैयारियां क्या क्या की जा रही हैं? हाँ, गुजरात में तबाही के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों में एनडीआरएफ टीम भी तैनात की गई है और बचाव कार्य करने का संपूर्ण प्रतिबंध किया गया है। शैलेश वगैरह आपसे जानना चाहेंगे, जो प्रभावित क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, तो ऐसे में उन लोगों को कहां शिफ्ट किया गया है? जी, निसर्ग वावाजोड़े के असर दक्षिण गुजरात में देखने को मिलने की आशंका जताई रहा है। सरकारी तंत्र पूरी तरह अलर्ट है। ऐसे में एसटी विभाग है यहाँ के, जो वो भी सजग हो गया है। जो बसें थी वो रोक दी गई है और जो इलाका तटीय इलाका था, जो नीच इलाका था, उसको वहां से लोगों को स्थलांतर किया गया है फिलहाल। आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस रफ्तार से यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि ये जो तेज रफ्तार हवाएं हैं वो 150 किलोमीटर की रफ्तार से ये चल रही हैं। वहीं इसको देखते हुए आपको बता दें कि जितने भी इलाके इससे प्रभावित होने वाले हैं उनको देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और ऐसे में जो लोग जहां पर थे, जो इलाके हैं वहां से उनको शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन अपनी तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे कि इस कोरोना वायरस के साथ साथ इस निसर्ग तूफान से भी पार पाई जा सके और लोगों को सही सलामत इससे बचा कर रखा जा सके। सत्य प्रकाश सोनी आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर जितने भी लोग हैं, क्या उनके जिस तरीके से कोरोना वायरस की बात करें तो ऐसे में सबसे बड़ी चिंता ये बनी हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग। अब ऐसे में ये निसर्ग तूफान जी देखिए, जिस तरह से लोग अभी करीब 3 महीने से कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, ऐसे में एक और बड़ी मुसीबत आज से महाराष्ट्र सरकार के सामने खड़ी हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार तमाम एहतियात बरत रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही लोग, तमाम अधिकारी जो है स्पॉट पे जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, मीटिंग भी ली जा रही है लगातार। आज सुबह की बात करें, सुबह से अब तक एनडीआरएफ के साथ सरकार की 4 मीटिंग हो चुकी है। उसमें बस यही इसी बात पे चर्चा हो रही है कि अगर नुकसान होगा तो किस तरह से लोगों को बचाया जाएगा, या जो तटीय इलाके हैं, अगर मुंबई के वर्ली की बात करें, जुहू चौपाटी की बात करें, या वर्सोवा बीच की बात करें, फिर मलार यारी रोड की बात करें, इन जो तटीय इलाके हैं उनको खाली करवाया गया है। तमाम एहतियात बरता जा रहा है। लोग बार बार जो वहां के आसपास के और नजदीक के लोग हैं उनको भी एहतियातन ये कहा जा रहा है कि आप लोग कोशिश करके घरों में रहिए, बाहर न निकले, अनावश्यक जरूरत न हो तो बाहर न निकले। हालांकि आज मुंबई में बिल्कुल लोग जागरूक दिख रहे हैं, कोई भी सड़कें जो है बिल्कुल सुनी है, लोग जा नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आहट दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं भयावह है। लेकिन दूसरी एक अच्छी बात यह है कि एनडीआरएफ ने जिस तरह से बयान दिया है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंबई की बात करें तो मुंबई में जिस तरह से रफ्तार होगी 100 के आसपास होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार बताई जा रही है,
भयावह नहीं होती है। ऐसे में मुंबई में स्थिति अगर अम्फान तूफान की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें और ओडिशा की, वहां पर देखा गया था किस तरीके से तबाही मचाई गई थी। ऐसे में निसर्ग जो तूफान है उसको देखते हुए ये कहा गया है कि उस बड़े दायरे में तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसे में आप ग्राउंड रिपोर्ट की रिपोर्ट जो दे रहे हैं, तो इसके अलावा दोनों में अंतर की बात करें तो क्या अंतर हो सकता है? देखिए, निसर्ग तूफान तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि समुद्री तट है, समुद्र को लेकर जो चीजें आकलन की जाती है वो बिल्कुल सत्य नहीं होती है कि कुछ कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। उसी को देखते हुए जो हमारा सरकार ने तमाम एहतियात बरती है, क्योंकि समुद्र जो तटीय इलाके हैं वहाँ खतरा ज्यादा है। ऐसे में जिस तरह से अब तेज हवाएं सुबह से ही चलना शुरू हुई है, समुद्र की लहरें सुबह बिल्कुल कम थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो काफी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी है। ऐसे में अंदेशा बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र का जो तटीय इलाके में सबसे नजदीकी जो रायगढ़ इलाका है या पालघर इलाका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। इसको एहतियातन अब इन दो जगहों पर जो एहतियात जो कोशिशें हैं वो जारी है। जी, सत्य प्रकाश सोनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर व्यवस्थाओं की बात करें, बिजली पर इसका खासा जो असर पड़ता है, तो ऐसे में क्या और बंदोबस्त किए गए हैं जिससे कि लोगों को आने वाले दिनों में परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि तेज हवाएं तो चल रही हैं? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा था कि अगर स्थिति भयावह होगी तो जो यहाँ का अदानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है महाराष्ट्र के, मुंबई के, उनको कहा था तो उस वक्त कुछ देर के लिए जो है बिजली की कटौती की जाएगी। हालांकि एहतियात के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन ये अगर दूसरी तरफ आम लोगों के लिए भी इस तरह दिया गया है कि जो डिवाइस से जुड़ी चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी चीज है, अगर इस वक्त बंद रखा जाए तो काफी अच्छा होगा। जी, सत्य प्रकाश सोनी, आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेश वघेला आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि गुजरात में 47 गांव खाली करवाए गए हैं। जी जी बिल्कुल। गुजरात में अरब सागर में उठा डिप्रेशन से मंगलवार में चक्रवाती तूफान में बदल गया, जिसमें गुजरात के तटीय इलाकों में जो बाढ़ का खतरा है वो बढ़ रहा है। इसमें कई गांवों को खाली करवाया गया है। 47 गांव अपने आप में बहुत ज्यादा संख्या है, तो ऐसे में उन लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है? जी जी जी, गुजरात महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 34 टीमें तो लगवाई गई है। गुजरात में तटीय इलाकों में 80,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया है, जिसमें उसको खाने पीने की भी व्यवस्था सरकार प्रशासन द्वारा करने की बताई गई है। जी वघेला, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। सत्य प्रकाश सोनी, आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो ऐसे में अगर भयावह स्थिति पैदा भी होती है तो उसके बाद बैकअप क्या रहेगा सरकार का, प्रशासन का? देखिए, महाराष्ट्र सरकार के पास मुंबई महानगर पालिका है। मुंबई महानगर पालिका के जो तमाम कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको तैनात किया गया। एहतियातन एनडीआरएफ की टीम करीब 23 टीमें जो लगाई गई हैं गुजरात और महाराष्ट्र में, जिसमें 11 टीमें सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई के लिए लगाई गई हैं, वो लगातार नजर रख रही हैं। वहीं जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां, उनको भी एहतियातन अलर्ट कर दिया गया है कि जैसे स्थिति होगी उस तरह से आदेश दिया जाएगा, उसको आपको तैयार रहना होगा। वहीं आपको बता दें कि एक अच्छी बात यह है कि मुंबई में जो है ज्यादा नुकसान की बात नहीं की जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र की जो तमाम जिले हैं उनको एहतियातन अलर्ट कर दिया जाएगा। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 130 घंटे प्रति की रफ्तार से जो है अलीगढ़ में तेज हवाएं चल रही है, समुद्री तूफान जो है लगातार तूफान में है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन दो जो जिला है उनमें काफी ज्यादा प्रभावित करेगा ये चक्रवाती तूफान। सत्य प्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर लोगों की बात करें तो जनता की ओर से कितना सहयोग मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसे में एक तरफ तो कोरोना की मार, लेकिन अब दूसरी तरफ देखें तो निसर्ग तूफान, तो ऐसे में क्या जनता की बात करें तो वो किस तरह से सहयोग कर रहा है, क्योंकि एक डरावनी स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो रही है? देखिए, जनता 3 महीने से लगातार सरकार के कायदे कानून के हिसाब से चल रही है। अब जनता को आदत पड़ गई है जी। जिस तरह से आज चक्रवाती तूफान का ऐलान किया गया है, जगह जगह अनाउंस किया जा रहा था। मुंबई पुलिस, जो लोकल पुलिस मानी जाती है, सिटी पुलिस मानी जाती है, वो भी लगातार लोगों को समझा रही थी
देर शाम से ही लोग अपने घर में रहे, कल की स्थिति कुछ भी हो सकती है। ऐसे में जनता अब जागरूक है, जनता किसी भी हालत में बाहर जाने के लिए रेडी नहीं थी। ऐसे में मुंबई के जो हमेशा बिजी रहने वाली सड़कें जो है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बिल्कुल खाली है, समुद्री किनारा खाली किया गया है। रेलवे स्टेशन जो एक्सप्रेस ट्रेनें थी उनको रोक दिया गया है, मुंबई से जाने वाली तमाम उड़ानें थी उनको रोक दिया गया है। एहतियातन सब लोग अब समझदारी दिखा रहे हैं, लोग अपने अपने घरों में है। हालांकि जो तबाही है उसके बारे में लोगों को एक दिन पहले से ही अवगत कराया जा रहा है, स्थिति कुछ भी हो सकती है क्योंकि बारिश कल शाम से ही शुरू हो गई थी। तो बताया जा रहा था ये जो ट्रेलर है, क्योंकि बारिश अमूमन मुंबई में जब बारिश होती है तो 10 जून के आसपास होती है, लेकिन इस बार जो 2 जून से ही बारिश शुरू हो गई है तो लोगों को इस की भी जागरूकता के चलते लोगों को बताया जा रहा है कि आप वहीं अगर दूर संचार के टावर उखड़ने की भी यहाँ पर आशंका जताई जा रही है, रफ्तार से जो तेज हवाएं चल रही है, ऐसे में दूर संचार पर भी प्रभाव पड़ सकता है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, दूरसंचार की जो कंपनियां हैं वो लगातार अलर्ट हैं, लेकिन जिस तरह से हवाएं तेज चल रही है उसको देखते हुए तो उनकी सतर्कता पहले से ही थी जी। लेकिन अब अगर स्थिति ऐसी पैदा होती है तो एक और ऐसा बताया जा रहा है कि एक नहीं 2-2 3-3 टीमें एक जगह लगाई जाएंगी ताकि त्वरित दूरसंचार को संचालित किया जा सके। जी, सत्यप्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निसर्ग तूफान ने दस्तक दे दी है, मुंबई और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पीएम आवास में कैबिनेट की बैठक जारी है, एक हफ्ते में ये दूसरी मीटिंग है। आत्मनिर्भर पैकेज के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की इसमें उम्मीद जताई जा रही है। अर्थव्यवस्था को गति देने पर भी मंथन जारी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक जारी है, उनके आवास पर कैबिनेट की बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि एक हफ्ते में ये दूसरी मीटिंग है और इसी के साथ ही आत्मनिर्भर पैकेज के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद यहां जताई जा रही है। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को गति पर लाने के लिए भी कई फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, कोरोना वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि इस हफ्ते होने वाली ये दूसरी मोदी कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में आर्थिक मोर्चे पर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को हाल ही में 1 साल पूरा हुआ है। ऐसे में इसी सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें एमएसएमई सेक्टर और किसानों को लेकर कुछ बड़े फैसले आपको बता दें कि लिए गए थे। सुधीर सलूजा दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट की बैठक, क्या अपडेट मिल पा रही है? प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक जारी है, एक हफ्ते में दूसरी मीटिंग चल रही है। आत्मनिर्भर पैकेज के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था को गति देने पर भी मंथन जारी है। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज घोषित किया था, जिसे आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज का नाम दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में कहा कि हमें हारना, थकना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है, हमें बचना भी है और आगे बढ़ना है। हम अपने संकल्प को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। दुनिया को भारत पर विश्वास है, भारत हमेशा विश्व कल्याण की राह पर रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बनाएंगे, सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। आज चाह भी है, राह भी है। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस बैठक में किस तरह के फैसले लिए जाएंगे? जी, मैं आपको बता रहा हूँ। आत्मनिर्भर भारत में 5 पिलर्स उन्होंने बताए थे, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम और डेमोग्राफी और डिमांड। उन्होंने इसको लेते हुए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसमें एमएसएमई को जो उनकी परिभाषा चेंज की। उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ का लोन जो है एमएसएमई को बिना गारंटी के दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने रियल स्टेट, एनबीएफसी, कॉन्ट्रैक्टर्स, डायरेक्ट टैक्सेशन, किसानों की जो बात की, पशुपालन इंडस्ट्री, छोटे प्रवासी मजदूर हैं, मुद्रा शिशु लोन है, रेडी पटरी वालों के लिए जो उन्होंने जो घोषणाएं की थी, उन सब घोषणाओं को जो है आगे किस तरीके से प्लान किया जाए, किस तरीके से उतारा जाए, उस पर चर्चा कर रही। जी, सुधीर सलूजा, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरीके से निसर्ग तूफान टकरा रहा है, ऐसे में इस बैठक का होना क्या उन राज्यों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है?
जी बिल्कुल, इससे पहले जैसे पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान आया था, तो उसके लिए भी एक राहत पैकेज और उड़ीसा के लिए भी एक राहत पैकेज जी। की घोषणा हुई थी। और महाराष्ट्र और गुजरात के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। और इसके अभी तूफान के बाद मालूम इसका आकलन होगा कि क्या वहां पे कितना नुकसान हुआ, और उसी हिसाब से एक राहत पैकेज दिया जाएगा। जी जी। सुधीर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बैठक उनके आवास पर की जा रही है। वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में दिन दिहाड़े बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। बीजेपी नेता राहुल सिंह को 6 गोलियां मारी गई हैं। मंडावली इलाके में ये घटना हुई है। आपसी रंजिश में कत्ल का शक ये बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में दिन दिहाड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर से पूर्व निगम प्रत्याशी राहुल सिंह उर्फ भूरू सिंह को 6 गोलियां मारी गई है। राहुल सिंह पर हमला आज सुबह हुआ। उस वक्त ये हमला किया गया जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। बदमाशों ने मयूर पब्लिक स्कूल के पास उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वहीं 8 महीने पहले भी राहुल सिंह पर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। वहीं बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में बीजेपी नेता राहुल सिंह की हत्या की गई है। फिलहाल मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई है और आपको बता दें कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिन दिहाड़े दिल्ली में बीजेपी नेता की हत्या का मामला सामने आया है। पूर्व दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर से पूर्व निगम प्रत्याशी राहुल सिंह की 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। आपसी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस मौके पर मौजूद है और शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि 8 महीने पहले भी राहुल सिंह पर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। वहीं ताज़ा आपको बता देते हैं कि आपसी रंजिश में बीजेपी नेता राहुल सिंह की हत्या का ये मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मांडवी इलाके में ये घटना हुई है। आपसी रंजिश में कत्ल का शक ये बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में दिन दिहाड़े बीजेपी नेता की हत्या करने का मामला सामने आया है। पूर्व दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर से पूर्व निगम प्रत्याशी राहुल सिंह उर्फ भूरा सिंह को 6 गोलियां मारी गई हैं। राहुल सिंह पर हमला सुबह हुआ जिस वक्त वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। वहीं इससे पहले भी 8 महीने पहले राहुल सिंह पर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन तब वो बाल बाल बच गए थे। वहीं आपसी रंजिश के चलते आपको बता दें कि बीजेपी नेता राहुल सिंह की हत्या कर दी गई है और 6 गोलियां ताबड़तोड़ उन पर दागी गई है, जिनसे उनकी मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिन दिहाड़े बीजेपी नेता की हत्या का मामला जो सामने आया है, उसको लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। एक तरफ तो दिल्ली की बात करें तो कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं ऐसे में बीजेपी नेता की हत्या का मामला अपने आप में चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि रंजिश के चलते इनकी हत्या की गई है, 6 गोलियां दागी गई हैं। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि 6 गोलियों से हत्या की गई है बीजेपी नेता की, क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? फिलहाल वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से
व्यस्त विनोद नगर की ये घटना है और पूर्व निगम पार्षद राहुल सिंह का जो बताया जा रहा है कि अभी इनको 5 गोलियां मारी गई है, मगर ये सुबह की वक्त की घटना है जिस समय ये मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, मगर इनके ऊपर एक दो बार पहले भी हमला हो चुका है। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि ये कोई ना कोई रंजिश के द्वारा ही इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। मगर कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, क्या दिल्ली पुलिस अभी तक सो रही है या किस तरीके से कार्य कर रही है, क्योंकि अभी तक उनकी जो हत्या करने वाले बदमाश हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, ये आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है, ऐसे में इससे पहले भी 8 महीने पहले भी इन पर जानलेवा हमला किया गया था। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से ये पुलिस अभी आपसी रंजिश बता रही है, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इसके अंदर पहले भी हमला हो चुका है इनके ऊपर, मगर कहीं ना कहीं वो बच गए थे। तो कहीं ना कहीं आप जरूर है, जब 5 गोलियां मारी गई हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हत्या जो हो गई है वो कहीं ना कहीं इसमें सवालिया निशान बनता है, क्योंकि जब पुलिस ने ये कहा है कि ये आपसी रंजिश है, मगर अगर आपसी रंजिश होती तो पहले जो हमला हुआ था वो इस तरीके की घटना नहीं होती, मगर जब आपसी रंजिश नहीं, ये किसी न किसी साजिश के तहत हुआ है ये। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में दिन दिहाड़े बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। आपसी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है, जिसके चलते 6 गोलियां दागी गई है। आपको बता दें कि मारवाड़ मंडावली इलाके की ये घटना बताई जा रही है। न्यूज एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।